नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और शुरुआत करेंगे पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। और वहीं दोनों नेताओं की बातचीत में सबसे ज्यादा रूस और यूक्रेन युद्ध पर रहा। और वहीं भारत ने इस दौरान बूचा नरसंहार की निंदा भी की और बाइडेन और पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताई और हमले को तुरंत रोकने की अपील भी की गई है। और वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया। जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है और भारत और अमेरिका रक्षा और आपसी साझेदारी बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। और इस वर्चुअल मुलाकात से जो नतीजा निकला है उससे एक बड़ी खबर भी सामने आई है। और खबर यह है कि रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले को अमेरिका ने नियमों का उल्लंघन नहीं माना है। और रूस यूक्रेन में भारत के स्टैंड को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर डोरे डालने की भी कोशिश की। और अमेरिका ये समझाने की कोशिश करता रहा कि तेल खरीद के मामले में भारत के रूस से ज़्यादा फायदेमंद अमेरिका होगा। और वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया कि हम उनके तेल आयात के साधनों में विविधता लाने में उनकी मदद करने के लिए हैं। और अमेरिका से भारत का तेल आयात भारत को रूस से मिल रहे तेल से ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। वहीं रूसी सेना का आरोप लगाया है कि उसने राजधानी कीव के पास बूचा शहर में सामूहिक तौर पर कत्लेआम मचाया। और वहीं आरोप ये भी है कि यूक्रेनी सेना ने बूचा में कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। और सोशल मीडिया पर बूचा से नरसंहार की कई तस्वीरें भी वायरल हुई और तस्वीरों में सड़क पर लाशें नजर आ रही है। और बूचा के लोगों का कहना है कि तस्वीर में दिख रहे लोग बूचा के स्थानीय हैं और उन्हें रूसी सेनाओं ने मारा है। हालांकि रूस ने ऐसे किसी भी आरोप का खंडन किया। और वहीं आपको बता दें कि बूचा शहर से कुछ दिन पहले ही रूसी सेना वहां से हटी और एक बार फिर ये यूक्रेन के कब्जे में आ गया। और यूक्रेन का दावा है कि बूचा वापस लेने के बाद यहाँ के लोगों ने सड़कों पर बिखरी लाशों की तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। वहीं भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत सोमवार को हुई। और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और वहीं भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच यूएस इंडिया के मंत्री स्तरीय बातचीत वाशिंगटन में आयोजित की गई। और वहीं दोनों देशों के इन मंत्रियों के बीच बातचीत अफगानिस्तान में और उसके आसपास की घटनाओं पर हुई है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये भी हमारे एजेंडे में था। और हमने अफगानिस्तान में और उसके आसपास की घटनाओं के बारे में बात की। और हमारी बातचीत में भारतीय उपमहाद्वीप में हाल की घटनाओं को भी शामिल किया गया। और उन्होंने आगे कहा कि भारत अमेरिका के बीच चौथी मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और वह प्रारूप का उद्देश्य हमारी साझेदारी को और अधिक एकीकृत बनाना है। और ये तेजी से प्रासंगिक हो गया है क्योंकि हमारी साझेदारी का दायरा और तीव्रता लगातार बढ़ रही है। और एस जयशंकर ने आगे कहा कि हमारी भागीदारी का महत्वपूर्ण केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित है। और हमने देखा है कि पिछले एक साल में क्वाड ने तीव्रता से काम करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है। और इस संबंध में हमारी उपलब्धियों में व्यापक गूंज सुनाई दी। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत के बारे में कहा कि हम अमेरिका कंपनियों के साथ सह विकास और सह उत्पादन की इच्छा व्यक्त करते हैं। और अमेरिका की डिफेंस कंपनियों से यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में और निवेश करने का अनुरोध किया गया है। और वहीं झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के बाद बचाव कार्य लगातार जारी है। और अब तक 40 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 8 लोग अभी भी आसमान और जमीन के बीच जिंदगी की दुआ कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि 7 वयस्क के साथ एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। और सुबह 6 बजे से लगातार लोगों को वहां से निकालने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया। और जिन ट्रॉलियों पर यह हादसा हुआ, इन ट्रॉलियों के जरिए हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु झारखंड की धार्मिक नगरी देवघर के पहाड़ पर बने मंदिरों तक पहुंचते हैं। और बीते रविवार को एक साथ कई ट्रॉलियों को श्रद्धालुओं के साथ रवाना कर दिया गया। और वहीं अचानक रोपवे के केवल
केबल पर लोड बढ़ गया और एक रोलर टूट गया। और वहीं चश्मदीदों के मुताबिक रोलर टूटते ही 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गई और उनमें से 2 ट्रॉलियां लुढ़क कर नीचे जा गिरी। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक कोई कुछ समझ पाता, कई श्रद्धालु ट्रॉलियों से जमीन पर गिर चुके थे। तो वहीं रोपवे की ट्रॉलियों 2 पहाड़ों के बीच फंसी है। वहीं चारों तरफ पहाड़ियां और नीचे खाई है। और वहीं आपको बता दें कि बीच में वो लोग फंसे हैं जो रविवार को ट्रॉलियों में सवार हुए थे। और रोपवे की ट्रॉलियां जमीन से करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर है और इतनी ऊंचाई पर अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। और वहीं रविवार को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन सोमवार को वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वहीं आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। और रेस्क्यू टीम के अधिकारियों ने बच्चों को बिस्किट और फ्रूटी देकर बहलाने की कोशिश की, लेकिन खौफ की लकीरें उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स ने हेलीकॉप्टर से गिरकर अपनी जान भी खो दी है। और वहीं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के एक सहयोगी शोभा शंकर को काहिरा से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। और सीबीआई उसे देश वापस लाने के लिए लंबे समय से काम कर रही थी और वो बैंक धोखाधड़ी मामले के आरोपियों में से एक है। 2018 में इंटरपोल ने पीएनबी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के अनुरोध पर नीरव मोदी और उसके भाई निशाल मोदी और उसके कर्मचारी सुभाष के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। और इंटरपोल ने 4 साल पहले मुंबई की एक विशेष अदालत में सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र और वहां के विशेष न्यायाधीश जेसी जगदाले द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। और वहीं एक भगोड़े के खिलाफ जारी अपने रेड कॉर्नर नोटिस में इंटरपोल ने अपने 192 सदस्य देशों को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के लिए कहा था, जिसके बाद प्रत्यार्पण या निर्वासन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। और वहीं अमेरिका ने कहा है कि रूस से तेल आयात कर भारत किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं कर रहा है। और अमेरिका का यह बयान सोमवार को ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग के ठीक बाद है। और दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियां, यूक्रेन युद्ध और कई अन्य मुद्दों पर बैठक की। और इस वर्चुअल मुलाकात से जो नतीजा निकला, उससे ये खबर सामने आई कि रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले को अमेरिका ने नियमों का उल्लंघन नहीं माना। और वहीं व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि रूस से तेल आयात करना भारत किसी की तरह की भी पाबंदियों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। और रूस यूक्रेन में भारत के स्टैंड को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर डोरे डालने की भी कोशिश की है। और वहीं समझाने की कोशिश की गई कि तेल खरीद के मामले में भारत के लिए रूस से ज़्यादा फायदेमंद अमेरिका होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को बताया कि हम उनके तेल आयात के साधनों में विविधता लाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और अमेरिका से भारत का तेल आयात भारत को रूस से मिल रहे तेल से ज़्यादा बड़ा है, वो महत्वपूर्ण है। और वहीं आपको बता दें कि रूस से तेल आयात करने के भारत के कदम पर अमेरिका के इस बयान को बड़े बदलाव के रूप में भी देखा जा सकता है। जो पहले कह रहा था कि मॉस्को से ऊर्जा आयात बढ़ाने के लिए ये भारत के सर्वोत्तम हित के लिए नहीं होगा, वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि ये एक रचनात्मक आह्वान था और ये एक उत्पादक आह्वान था। ये एक ऐसा संबंध है जो अमेरिका और राष्ट्रपति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि साकी ने आगे कहा कि बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि रूस से हर आयात को बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। हवाई मीडिया के सवालों के जवाब में जो बाइडेन ने पीएम मोदी से रूस से तेल खरीदने और नहीं बढ़ाने के लिए कहा है। और इस पर साकी ने कहा कि मैं पीएम मोदी और भारतीयों को उस पर बोलने दूंगा। ये वर्तमान में केवल 1-2% है, वो अमेरिका से करीब 10% निर्यात करते हैं और ये किसी भी प्रतिबंधन का उल्लंघन नहीं है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने आपको बता दें कि मुलाकात की है। और वहीं आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने सोमवार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने यूपी के नेताओं को विकास का संदेश दिया। और एक ट्वीट कर पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई और इस दौरान इनसे राज्य की प्रगति को लेकर अनेक विषयों पर चर्चा हुई। जनहित और देशहित के प्रति इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति राज्य के विकास को एक नया आयाम देगी।
और सीएम योगी ने इसके बाद दोनों डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। और वहीं खबर ये भी है कि सीएम योगी को बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। और राज्य में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीएम योगी का कद काफी बढ़ गया। और इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से प्रदेश में चल रही जन कल्याण और सुशासन की विकास यात्रा पर चर्चा हुई और मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आप सब यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहे थे। और वहीं पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने कहा कि नए भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात कर उनका पाथ्य प्राप्त किया और आपका मार्गदर्शन सदैव ही एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमारे समाज में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, पर तब क्या हो जब भगवान का रूप कहे जाने वाले बच्चे के जरिए परिवार या करीबी रिश्तेदार अपनी रंजिश के चलते मासूम बच्चे की हत्या कर दें। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं पूरा मामला क्या है। आखिरी बॉल तक खेलने का दम भरने वाला पाकिस्तान क्रिकेट का वह दिग्गज खिलाड़ी सियासत की पिच पर क्लीन बोल्ड हो गया। पड़ोसी मुल्क में पिछले एक महीने से चली आ रही सियासी उठक पटक के बीच आखिर वही हुआ जिसकी संभावना जताई जा रही थी और आखिरी ओवर में ऐसा पासा पलटा कि इमरान खान को पीएम हाउस छोड़ना पड़ा। दरअसल अमेरिका की साजिश का आरोप लगाकर इमरान खान संसद के स्पीकर और उनके पूरे सहयोगियों ने सरकार बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद गेम ओवर हो गया। 9 मार्च का दिन मुकर्रर हुआ और पाक संसद में दिन भर ड्रामा चला। अलग अलग कारणों से 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। एक समय ऐसा लगा कि इमरान की टीम पूरी तैयारी से है, वोटिंग नहीं कराई जाएगी, पर विपक्ष ने जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए संसद में आवाज बुलंद की तो आधी रात के बाद मतदान कराना पड़ा और हुआ वही जिसका इमरान को डर था। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में वह हार गए। इस हार के साथ क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान देश के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया। गौरतलब है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है और अब इसमें एक नाम इमरान खान का भी शामिल हो गया है। आपको बता दें कि मतदान के समय वे निचले सदन में उपस्थित भी नहीं थे। रात में ही खबर आ गई थी कि वोटिंग से पहले इमरान खान ने आधिकारिक आवाज छोड़ दिया है। संयुक्त रूप से विपक्ष ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ उनके संयुक्त उम्मीदवार होंगे। अब यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर शहबाज शरीफ है कौन और अगर शहबाज शरीफ के हाथ में सत्ता पहुंची तो कैसा होगा पाकिस्तान का नया चेहरा। तो आपको बता दें कि शहबाज ही नहीं बल्कि नई सरकार में 2 और प्रमुख किरदार होंगे, जिनमें से एक नाम है नवाज शरीफ का, जो फिलहाल अपने ही देश से बेदखल हैं और अब उनका ये वनवास भी खत्म हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता उनके खानदान के पास फिर से आ गई है। आपको ये भी बता दें कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के भाई हैं और नवाज 3 बार पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं और उन्हें पीएम पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है। इस समय वह ब्रिटेन में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। उनके भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में एक प्रभावी प्रशासक के रूप में माना जाता है। नवाज के भले ही पाक फौज से रिश्ते ठीक न रहे हों, लेकिन शहबाज और सेना के बीच अच्छा तालमेल है। जबकि इमरान खान ने जनता की बुनियादी मुद्दों की तरफ लापरवाह रवैया अपनाते हुए धार्मिक एजेंडे को हमेशा आगे बढ़ाया। उन्होंने बेवजह अमेरिका और भारत के साथ रिश्ते भी खराब किए। अब देश के रईस शरीफ खानदान से आने वाले शहबाज अमेरिका और भारत से संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। कहा जाता है कि पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। शहबाज का जन्म लाहौर में एक पंजाबी भाषी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद शरीफ है, जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन रह चुके हैं और उनका परिवार कश्मीर के अनंतनाग से बिजनेस के लिए आया था और अमृतसर गाँव में ही बस गया। बंटवारे के बाद शहबाज के माता पिता अमृतसर से लाहौर चले गए। साथ ही देखा जाए तो शहबाज के चीन से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं और समझा जा रहा है कि वह भारत से रिश्तों को सुधारने की दिशा में भी प्रयास कर सकते हैं। हालांकि शहबाज शरीफ को तमाम सहयोगी दलों को भी साधना होगा। तो वहीं नई सरकार में दूसरे प्रमुख किरदार आसिफ अली जरदारी होंगे। वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं
और प्रमुख विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संरक्षक हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो उनकी पत्नी थी और उनके बेटे बिलावर भुट्टो भी पाकिस्तान की सियासत में तेजी से उभरते हुए चेहरों में शुमार हैं। अब नई सरकार में जरदारी भले ही पद न लें, लेकिन बिलावर को अहम भूमिका मिल सकती है। पर गौरतलब है कि जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी काफी चर्चा में रहा था। नवाज और जरदारी दोनों परिवारों पर इमरान काफी आक्रामक होते भी कई बार देखे गए हैं। ऐसे में जब सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी तो प्रमुख विपक्षी दलों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से गठबंधन बनाया था। इसमें जरदारी की बड़ी भूमिका थी। बहरहाल विश्वास मत के नतीजे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावर भुट्टो ने देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से सदन को बधाई दी और देर रात को मतदान में संयुक्त विपक्ष को 342 सदस्य नेशनल असेंबली में 174 सदस्यों का समर्थन मिला, जो प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने के लिए आवश्यक बहुमत 172 से अधिक रहा। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होने वाला आदमी क्या पाकिस्तान को नई दिशा दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।